अगर मैं बात करूं पुराने लेक्चर की, तो काफ़ी समय पहले मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड करा था, आपको याद होगा, टू रिएक्शन थ्योरी का। इसके अंदर हमने जो 2-3 बातें सीखी थी। पहली बात हमने सीखी थी कि क्यों सैलिएंट पोल अल्टरनेटर डिफर करते हैं सिलिंड्रिकल रोटर से, बहुत डिटेल में जाना था। दूसरी बात हमने सीखी थी कि क्यों आर्मेचर रिएक्शन डी एक्सिस के अलोंग अलग होता है और क्यू एक्सिस के अलोंग अलग होता है। ये सारी हमने चीज़ें सीखी थी। और तीसरी चीज़ मैंने सीखी थी कि इन्हीं सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमें टू रिएक्शन थ्योरी की ज़रूरत पड़ी, यानी कि क्यों ज़रूरत पड़ी टू रिएक्शन थ्योरी की। तो ये तीनों चीज़ें हमने सीखी थी। अगर मैं मोटे-मोटे तौर पे बात करूँ या कह सकता हूँ कॉन्क्लूसिवली बात करूँ, तो अंतर क्या था? सैलिएंट पोल आपको याद होगा और सिलिंड्रिकल रोटर, ये दोनों हमने पुराने लेक्चर डिस्कस करे हैं। तो सिलिंड्रिकल रोटर में क्या खास बात थी कि अगर हम बात करते हैं रोटर की, तो रोटर और स्टेटर के बीच का जो एयर गैप था वो सब तरफ बराबर था। इसकी वजह से बहुत ईजिली हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते थे, फेजर डायग्राम बना सकते थे, सारी चीज़ें कर सकते थे। लेकिन अगर सैलिएंट की बात कर लें, तो सैलिएंट को अगर हम सैलिएंट बना लेते हैं इस तरीके से कुछ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एयर गैप कम है, और जैसे आप यहाँ से इधर या इधर की तरफ जाओगे तो आप देख सकते हो एयर गैप काफ़ी बढ़ जाता है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? सो ये एक प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं मान सकते थे फ्लक्स को। हम ये नहीं कह सकते थे कि जो फ्लक्स है वो किसी भी एक्सिस के अलोंग बराबर होगा, और अगर फ्लक्स बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि एयर गैप बराबर नहीं था, तो हमने देखा था सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्सेस में बहुत सारा चेंज आ गया था। तो हमने इसके लिए दो एक्सेस बनाई थी, एक हमारी थी क्वाड्रेचर और एक थी डायरेक्ट एक्सेस। ये लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। तो हमने देखा था डायरेक्ट एक्सिस के अलोंग फ्लक्स बहुत ज़्यादा लिंकेज था क्योंकि एयर गैप कम था, और क्यू एक्सिस के अलोंग फ्लक्स का लिंकेज काफ़ी कम था क्योंकि एयर गैप बहुत ज़्यादा था। तो इसी वजह से हमने देखा था कि एक्स एस डी, यानी सिंक्रोनस रिएक्टेंस अलोंग डी एक्सिस बहुत बहुत ज़्यादा था एज कम्पेयर टू एक्स एस क्यू, क्वाड्रेचर एक्सिस के अलोंग सिंक्रोनस रिएक्टेंस। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। इसीलिए इन्हीं सब चीज़ों को डील करने के लिए टू रिएक्शन थ्योरी है पिक्चर में। हमने देखा आर्मेचर रिएक्शन कैसे बदल जाता है जब हम क्यू एक्सिस और डी एक्सिस पे डील करते हैं। नाउ ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। आज इस लेक्चर के अंदर मैं इस पार्ट को आगे बढ़ाऊंगा। मेरा नाम प्रांजल है और इसके अंदर हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे। बेसिकली फोकस करेंगे कि टू रिएक्शन थ्योरी का एप्लीकेशन क्या हुआ, मतलब क्या असर पड़ा फेजर डायग्राम्स पे, परफॉर्मेंस पे, इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ टू रिएक्शन थ्योरी का फेजर डायग्राम पे क्या असर पड़ा, तो अगर आपको याद हो सिलिंड्रिकल रोटर कुछ इस तरीके से हमने डिस्कस करा था पुराने लेक्चर में। तो मैंने सिलिंड्रिकल रोटर से यहाँ पे क्या मतलब है, सिलिंड्रिकल रोटर से मतलब है एक ऐसा रोटर जिसके अंदर डी एक्सिस का एयर गैप और क्यू एक्सिस के अलोंग एयर गैप बराबर हो। ठीक है, बस इतना सा। तो सिलिंड्रिकल रोटर का मतलब हो गया दोनों एक्सिस के एयर गैप बराबर हो। तो आपको याद होगा सिलिंड्रिकल रोटर का जब मैंने फेजर डायग्राम बनाया था तो कुछ इस तरीके का फेजर मिला था लैगिंग लोड के लिए, जाके देख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, सिंपल तरीके से मैंने इसको आपको बनाना सिखाया था। तो वहाँ पे ये चीज़ सीख सकते हो वहाँ पीछे जाके। तो आपको याद होगा कुछ इस तरीके का सिंपल सा फेजर डायग्राम हमने निकाला था सिलिंड्रिकल रोटर का। ठीक, इसके अंदर क्योंकि डी एक्सिस और क्यू एक्सिस बराबर थे, कोई गैप नहीं था, कोई गैप का डिफरेंस नहीं था, तो ऐसे में जो एक्सेस निकल के आ रहा था, यानी कि एक्सेस, आपको याद होगा मैंने पुराने लेक्चर्स में ये चीज़ कवर की है कि जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस होता है वो बेसिकली एक्सेस जो होता है वो कितना होता है, इसका सम प्लस इसका सम। समझ में आ रहा है? तो एक्सेस इक्वल टू एक्स आर्मेचर रिएक्शन का रिएक्टेंस और एक्स एल, ये लीकेज वाला, ये दोनों चीजें हमने कवर करी थी, ये चीज समझा चुका हूं मैं ऑलरेडी। सो दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्टेंस और दिस इज वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू लीकेज। ये सारी चीजें हमने चर्चा की थी। तो हमने देखा कि भाई ऐसा कुछ है हमारे पास सीन, और हमें क्योंकि बराबर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था एयर गैप, तो इसीलिए हमें किसी भी तरीके की डायरेक्ट एक्सिस और क्यू एक्सिस की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये सिंपल फेजर डायग्राम हमने ड्रॉ करा था। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या ये सेम डायग्राम सिलिएंट के लिए यूज होगा? ठीक, तो इसको जरा देखते हैं। तो अगर हम सेलिएंट पोल की बात कर लेते हैं, सेलिएंट पोल यानी कि सेलिएंट पोल से मेरा क्या मतलब है, सिंपल सा एक ही मतलब है, जिसमें डायरेक्ट एक्सिस के अलोंग एयर गैप कम हो और ये क्यू एक्सिस के अलोंग एयर गैप ज्यादा हो। क्लियर हो गया? डायरेक्ट और क्यू एक्सिस भी आपको याद दिला देता हूँ। डायरेक्ट एक्सिस मतलब वो एक्सिस जो कि रोटर के फ्लक्स के लाइनअप हो, फ्लक्स की एक्सिस हो। ठीक है, और क्यू एक्सिस उससे क्वाड्रेचर, यानी कि उससे 90 डिग्री के डिफरेंस पे जो एक्सिस होती है। क्लियर हो गया? यहाँ पे समझ में आ रहा है? तो देखो नॉर्थ साउथ का जो फ्लक्स है निकलेगा जहां से, वो डायरेक्ट एक्सिस हो जाएगी, और उसकी जो 90 डिग्री जो हम लैग करेंगे या लीड मान लो, जैसा भी मान लो, 90 डिग्री का जो डिफरेंस होगा वो जो एक्सिस होगी वो दिस वन इज योर क्यू एक्सिस। क्लियर हो गया ये चीज? नाउ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है यहाँ पे, बड़ी ध्यान से समझने वाली बात है। यहाँ पे जो भी मैं एंगल की बात कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिकल एंगल की बात कर रहा हूँ। ये याद होगा मैंने इसके ऊपर भी ऑलरेडी लेक्चर्स बनाए हुए हैं कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल, अगर नहीं देखें तो उनको देख लेना। जितनी भी डिस्कस करेंगे हम लोग, जितना भी मशीन में सीखेंगे, सब इलेक्ट्रिकल एंगल में सीखेंगे। इलेक्ट्रिकल एंगल डिफर फ्रॉम मैकेनिकल एंगल। ठीक है, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं यहाँ पे। तो
क्या मैं ये जो सिलिंड्रिकल रोटर का फेजर डायग्राम था इसी का इस्तेमाल कर सकता हूँ सेलिएंट पोल के लिए? तो इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। रीजन आपको बता दिए। रीजन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्यों ये सेम फेजर डायग्राम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सिलिंड्रिकल की अगर बात कर लेते हैं, सिलिंड्रिकल में जो एक्स होता है उसका कोई डिवीजन नहीं होता है। लेकिन अगर सेलिएंट की बात कर लें तो इसमें जो एक्सेस होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक्सेस अलोंग डी एक्सिस एंड एक्सेस अलोंग क्यू एक्सिस। यानी कि सिंक्रोनस रिएक्टेंस अलोंग डी एंड सिंक्रोनस रिएक्टेंस अलोंग क्यू। इसकी वजह से सारी कहानी में चेंज आ जाता है। ओवरऑल जो कंक्लूजन चेंज निकल के आया वो ड्यू टू सिंक्रोनस रिएक्टेंस अलोंग डी एक्सिस एंड सिंक्रोनस रिएक्टेंस अलोंग क्यू एक्सिस। तो इसी की वजह से सारा अंतर आता है। तो अगर मैं इन दोनों के इफेक्ट को कंक्लूड कर लूँ या सॉरी इंक्लूड कर लूँ तब मैं फेजर डायग्राम बना सकता हूँ। तो वो कैसे बनेगा उसको बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से समझना, इस लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा और बहुत ईजिली, कोई बुक रिफर करने की जरूरत नहीं, आराम से बना ले जाओगे। बस ध्यान से समझते रहना, स्टोरी की तरह सुनो, इसे कथा चल रही है ध्यान से सुनो। ठीक, कॉपी पेन लेके बैठ सकते हो अगर मन है, नहीं मन है तो इसको ध्यान से समझ लो तब भी कर ले जाओगे। सुनते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने एक स्टेटर ले लिया और एक सेलिएंट पोल रोटर ले लिया, उस पर नॉर्थ साउथ मार्क कर लिया। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब नॉर्थ साउथ मार्क करा है तो इसकी एक्सिस बना लेते हैं। तो एक हो गई इसकी डी एक्सिस मैंने भी बताया था, इन दी डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, यानी कि जिस डायरेक्शन में फ्लक्स निकलता है वो डी हो जाती है और उससे क्वाड्रेचर जो डिफरेंस पे होती है वो क्यू एक्सिस। तो बस इतना ही इनका मेन कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ अब जब नॉर्थ साउथ है तो इसका फ्लक्स होगा, तो मान लेते हैं फ्लक्स होगा। सो दिस वन इज योर फ्लक्स, ये हो गया फ्लक्स हो गया। ठीक है, डी एक्सिस ये मैंने नीचे जो पॉइंट एक लटका के लिख दिया है, इसका सिंपल सा यही मतलब है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। ये जो मैं भी कह रहा था वो लिख दिया है मैंने। नाउ अगर नॉर्थ साउथ है तो इसकी वजह से कुछ फ्लक्स होगा, 5 फ्लक्स आ गया। ठीक है, अब इस 5 फ्लक्स से जब ये रोटर रोटेट करेगा तो स्टेटर के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग है और वाइंडिंग है यानी कंडक्टर्स है। जब ये रोटर रोटेट करेगा तो कंडक्टर्स में फ्लक्स कट होगा, फ्लक्स कट होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये सब चीजें हमने सीखी हैं। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो कितना आ जाएगा, वो 90 डिग्री लैग करता हुआ आएगा। एंड दिस वन इज ईपी। नाउ 90 डिग्री क्यों लैग करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ईपी जो होता है वो इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी होता है। और पीछे के लेक्चर्स में मैंने बताया था कि भाई डी फाई बाई डी टी यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर फाई जो है वो साइनसोइडल वोल्टेज है, फ्लक्स है, तो जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, वो इसका डिफरेंशियल आएगा। और साइन का जब डिफरेंशियल करोगे तो दिस वन इज योर कोसाइन, और साइन और कोसाइन के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो इस फॉर्मूले से सिंपल सा अगर मैं बताऊं, बहुत बार वैसे डिस्कस कर चुका हूं, शुरुआत के लेक्चर्स आपने देखे होंगे मेरे। तो वोल्टेज जो आएगा वो क्वाड्रेचर पे आएगा, फ्लक्स के क्वाड्रेचर लैग करता हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो फ्लक्स उससे 90 डिग्री लैग करता हुआ वोल्टेज। ना ये दोनों चीजें हो गई। अब मैं ये जो केस ले रहा हूँ एक जनरलाइज केस ले रहा हूँ। जनरलाइज मतलब इन द सेंस कि जनरली, अच्छा आप सोच के देखो कि आसपास के लोड आपके कौन से होते हैं। तो जनरली आपने देखा होगा आपके आसपास के जो लोड होते हैं वो इंडक्टिव लोड होते हैं, इंडक्टिव लोड मैक्सिमम। तो हम इंडक्टिव लोड का केस ले रहे हैं। तो इंडक्टिव लोड में क्या होता है, करंट वोल्टेज से लैग करता है। तो मान लेते हैं ये तो 90 डिग्री बना दिया ना, मान लेते हैं कि करंट आ गया, आर्मेचर करंट आईए आ गया। ठीक है, ये जो आर्मेचर करंट है आईए, ये क्या होगा, ये लैग करेगा ईपी से कितना, काई एंगल। अब ये काई क्या होता है अभी बताऊंगा आगे। सो एक एंगल ले लेते हैं काई एंगल। ये कौन सा एंगल होता है, ये वो एंगल है जिससे जो आर्मेचर के अंदर फ्लो होने वाली जो करंट है वो इंड्यूस्ड वोल्टेज से लैग कर रही है। क्लियर हो गया ये चीज। नाउ आगे चलते हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अब इस आईए को, ये जो आईए मैंने बनाया है इसको मैं क्या कर सकता हूँ, दो पार्ट्स में रिजोल्यूट कर सकता हूँ या तोड़ सकता हूँ। जैसा कि हम लोग करते हैं वेक्टर में करते हैं, वैसे यहाँ फेजर में करेंगे। तो ये जो आईए है एक पर्टिकुलर एंगल पे है, तो इसको मैं दो पार्ट्स में तोड़ सकता हूँ। बहुत ध्यान से समझना, दो पार्ट्स में से तोड़ लेते हैं। तो एक हो गया इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट। हॉरिजॉन्टल पार्ट मतलब नीचे वाला, ठीक है, बेस। तो हॉरिजॉन्टल पार्ट में अगर तोड़ूंगा इसको नाम दे देता हूं मैं, और एक तोड़ूंगा मैं वर्टिकल में। ठीक है, इनको दो पार्ट में तोड़ लेता हूं, एक को हॉरिजॉन्टल में तोड़ लिया और एक को वर्टिकल में। क्लियर। तो नाम दे देते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले को कह देते हैं आईडी, यानी कि ये वो पार्ट है आईए का जो डायरेक्ट एक्सिस के अलाउंग है, इसीलिए इसको नाम दे दिया आईडी। देख सकते हो डायरेक्ट एक्सिस के अलाउंग आया है। दूसरा हमने नाम दे दिया आईक्यू। आईक्यू क्या है, ये वो पार्ट है आर्मेचर करंट का इन दी डायरेक्शन ऑफ क्यू एक्सिस, यानी कि वो क्यू एक्सिस के अलोंग जो है। क्लियर हो गया। तो हमने करा क्या है, सिंपल सा, हमने एक लैगिंग लोड माना है और लैगिंग लोड के कारण क्या हुआ, करंट जो हुआ मैंने वो लैग करता हुआ बना दिया ईपी से। कितना लैग, काई एंगल लैग करता हुआ। अब ये एक एंगल पे था तो हमने इसको क्या करा, इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में से तोड़ दिया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को नाम दे दिया आईडी और वर्टिकल कंपोनेंट को नाम दे दिया आईक्यू। सिंपल है, कोई मैंने इसमें रॉकेट साइंस यूज नहीं करी है, 12th क्लास की फिजिक्स यूज कर रहा हूँ। समझ में आ गया। अब इतनी चीज दिमाग में घुस गई है तो अब जरा आगे चलते हैं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, ये आपको याद रखने बहुत काम आएंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने सीखा, ईपी लैग करेगा फाई को 90 डिग्री से। समझ में आ रहा है यहाँ पे।
ये चीज मैंने अभी बताई थी कि जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो फ्लक्स जिसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है उससे 90 डिग्री लैग करेगा। क्लियर। यहाँ पे ये जो 90 डिग्री है इसको अगर ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ईपी अलोंग क्यू एक्सिस आ गया। भाई हमने कहा नहीं था ऐसा हो, लेकिन बाई कंडीशंस ऐसा हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो 90 डिग्री लैग करने की वजह से क्या हुआ, फ्लक्स अगर डी एक्सिस पे है तो ईपी कहाँ आ गया, क्यू एक्सिस पे। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान रखना सारी। तो जब, क्योंकि अभी मैं जब आगे फेजर डायग्राम बनाऊंगा ना इन सब का इस्तेमाल करूंगा, सारी चीजें कनेक्ट कर दूंगा आगे, चिंता मत करना, सारी चीजें आगे जाके कनेक्ट होंगी। इसीलिए कह रहा हूँ एक एक चीज को ध्यान से समझो, एक एक चीज को बस सुनते जाओ तो आगे चल के सब कनेक्ट होगा। ठीक है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो पीछे रिवाइंड नहीं करना पड़ेगा, वरना बार बार पीछे लेक्चर को रिवाइंड करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ईपी 5 से लैग करेगा, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन नया क्या है, नया ये है कि इसकी वजह से, लैग करने की वजह से ईपी अलोंग क्यू एक्सिस आ गया। दूसरा पॉइंट, आई लैग करेगा ईपी को बाई काई एंगल। ठीक है। अब यहाँ पे नाम बता देता हूँ, इस काई का नाम क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो आपको बनाऊंगा, सेपरेट लेक्चर है इसके ऊपर। तो ये जो काई है इसका नाम है इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। देखो आपको याद होगा एक पावर फैक्टर एंगल होता था। ठीक है। पावर फैक्टर एंगल, देखो मैं बता दूं आपको अंतर क्या है। एक होता था पावर फैक्टर एंगल, ये कौन सा होता था, ये होता था वीपीटी, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज, फेज टर्मिनल वोल्टेज के बीच में और आईए के बीच में। सो दिस इज योर थीटा। क्लियर हो गया। ये कौन सा एंगल है भाई, ये बन रहा है वीपीटी के ऊपर एक चीज होती है, दिस इज ईपी होता है। ठीक है। तो ये आईए और ईपी के बीच का जो एंगल है, दिस वन इज नोन एज इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटरनल पावर फैक्टर एंगल, यहाँ पे पावर फैक्टर नहीं, इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। तो मतलब किसके बीच में, ईपी के बीच में और आईए के बीच में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार गेट तक में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। ये एंगल के ऊपर वैसे मैं एक सेपरेट लेक्चर, आप लोग के लिए अगर कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, और आपको एंगल्स में और एमएमएफ के एंगल में कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओ, मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट लेक्चर तैयार करूंगा। ठीक है। कि ये एंगल किसके बीच में होते हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। गेट में कई क्वेश्चन आए हुए हैं छोटे छोटे एग्जाम्स में, फॉर एग्जांपल डीआरडीओ, यूपीपीसीएल, एसएससी जेई, इन सब में बहुत बारी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनके बीच का एंगल कौन सा होगा। मान लेते पूछ लेते हैं फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच का एंगल क्या है, तो आप कहोगे पावर फैक्टर एंगल। लेकिन वो कहते हैं इंड्यूस्ड वोल्टेज और इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है और करंट के बीच का एंगल क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो दिस वन इज योर इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। ठीक है। तो अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे एंगल्स को हम डिस्कस करेंगे, किसके बीच में कौन सा एंगल। ठीक। अभी इतना रखते हैं, यहां तक समझ में आ गया। ठीक। आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट, आईए को हमने डिवाइड करा दो कंपोनेंट में, एक कंपोनेंट था आईडी और एक कंपोनेंट था आईक्यू, इनको डिवाइड कर दिया था। नाउ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती, आईक्यू जो होगा वो क्या होगा, अलोंग क्यू एक्सिस। ध्यान रखना ये चीज, आईक्यू जो होगा वो अलोंग क्यू एक्सिस होगा यहाँ पे। ठीक। और आईडी जो होगा वो अलोंग डी एक्सिस होगा। ठीक है। हम चाहते नहीं थे ऐसा हो, लेकिन हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ना था, तो ऑटोमेटिकली ये लोग डी और क्यू एक्सिस पे शिफ्ट हो गए, इसीलिए इनका नाम आईडी और आईक्यू पड़ा। तो आईए अलोंग डी एक्सिस इज नोन एज आईडी एंड आईए अलोंग क्यू एक्सिस इज नोन एज आईक्यू। समझ में आ रहा है। यानी कि आर्मेचर करंट जो क्यू एक्सिस पे फ्लो करेगा, क्यू एक्सिस के अलोंग जो आर्मेचर करंट होगा वो हम कहेंगे आईक्यू, और आर्मेचर करंट अलोंग डी एक्सिस जो होगा वो होगा आईडी। सिंपल हो गया, ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, देखो क्यू एक्सिस के अलोंग आईक्यू क्यू एक्सिस के अलोंग है और ईपी भी क्यू एक्सिस के अलोंग है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ईपी और आईक्यू एक डायरेक्शन में हो गए। यहां से देख भी सकते हो, देखो यहाँ पे आईक्यू और ईपी देखो दोनों के दोनों क्या है, क्यू एक्सिस के अलोंग है। समझ में आ रही बात ये। तो यहाँ से बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है, ये मैं छोटी छोटी चीजें निकाल के आपको दे रहा हूँ, इनका इस्तेमाल, हेल्प मिलेगी इनसे जब हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे। ठीक है। तो आपने हो सकता है नोटिस किया हो, और नहीं किया तो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये क्यू एक्सिस थी, तो 5 से 90 लैग करने के कारण ईपी आ गया था, और आईए को डिवाइड करा तो आईक्यू आ गया। तो खास बात क्या हो गई, यानी कि अगर तुमसे पूछा जाए क्यू एक्सिस पे कौन कौन से कंपोनेंट है, तो क्यू एक्सिस पे आपका एक ईपी है और एक आईक्यू है। बड़ा इंपॉर्टेंट। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो वही मैंने यहाँ पे बनाया है जस्ट। तो ये बात याद रखना कि अलोंग क्यू एक्सिस अगर पूछा जाए क्या क्या आ गया, ईपी आ गया और आईक्यू आ गया। एक और बड़ी खास बात, आईक्यू जो होगा वो आईए से काई डिग्री लैग कर जाएगा। देखो काई का जो एंगल है बेसिकली वो किसके बीच में था, आईए और ईपी के बीच में था। अब क्योंकि ईपी के डायरेक्शन में ही आईक्यू है, तो इसकी वजह से आईए और आईक्यू के बीच का एंगल भी काई हो गया। समझ में आ रही बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना ये चीज। समझ में आ रहा है। तो ये काई एंगल जो बेसिकली एंगल था, ये था किसके बीच में, ये बेसिकली था ईपी और आईए के बीच का एंगल। लेकिन क्योंकि आईक्यू क्या है, अलोंग द ईपी, क्योंकि आईक्यू भी ईपी के अलोंग है, तो इसलिए हम कह सकते हैं भाई
अब ये एंगल किसके बीच में कह सकता हूँ, ये एंगल आई क्यू और आई ए के बीच का भी एंगल हो गया, यानी कि ये एक्चुअली जो एंगल है वो इनके बीच में है, लेकिन क्योंकि बाई कंडीशन ऐसा हो रहा है कि क्यू एक्सिस के अलोंग आई ए भी सॉरी आई क्यू क्यू एक्सिस के अलोंग आ गया है, तो इसीलिए भाई सीधी सी बात है, जब जिस डायरेक्शन में ईपी उसी डायरेक्शन में आई क्यू है, तो जो जो एंगल आई ए और ईपी का था वही एंगल आई क्यू और आई ए का हो जाएगा। समझ में आ रही बात ये। सो ये काई जो एंगल है ये आई क्यू और आई ए के बीच का भी एंगल है और ईपी और आई ए के बीच का भी एंगल है। क्लियर हो गया यहाँ पे, क्लियर समझ में आ गई, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आपने लेक्चर ध्यान से देख रहे होगे तो ये खुद निकाल पाए होगे, नहीं देख रहे हो या नहीं आप निकाल पाए तो मैं आपके लिए यहाँ पे हेल्प कर देता हूँ। तो ये सारी बातें बहुत छोटी छोटी हैं और इनके ऊपर एक एक क्वेश्चन आ जाता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम लोग उन्हीं को इग्नोर करते हैं, और एक अच्छा इंजीनियर वही है जो बारीक चीज़ों के ऊपर काम करता है। तो अगर आपको एक अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है तो आपको बारीक चीज़ें पकड़नी पड़ेंगी, बहुत ही थिन स्मॉल चीज़ें, वही आपको अलग खड़ा कर देंगी। तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई हमने देखा आई ए और आई क्यू इनके बीच का एंगल काई था, और यही एंगल आई ए और ईपी के बीच का बन गया। क्लियर हो गया यहाँ पे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं फेजर डायग्राम की तरफ। अब हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे सेलिएंट पोल का। बहुत ध्यान से देखना, सिंपल स्टेप्स हैं, गिने चुने स्टेप्स में तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये ध्यान डिसाइड कर लेते हैं किसके लिए बनाएंगे, लैगिंग लोड के लिए मैं बना रहा हूँ। आपके लिए मैं लैगिंग लोड के लिए बना रहा हूँ, कॉपी पे आप लीडिंग, यूनिटी, पावर फैक्टर सबके लिए बना सकते हो। एक समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा, ये मोस्ट कॉमन है इसलिए आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो लैगिंग लोड के लिए बनाए, सबसे पहले एक रिफरेंस लाइन ले लेते हैं, दिस इज माई रिफरेंस लाइन, ठीक। अब मान लेते हैं हमारा जो फ्लक्स है वो क्या है, इस एक्सिस पे है, समझ में आ गई बात ये। तो फ्लक्स मान लेते हैं एक सर्टेन एंगल पे है, फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करता हुआ क्या बनेगा, ईपी। समझ में आ गई बात ये। तो ईपी जो रेफरेंस लाइन ली है, बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये जो रेफरेंस लाइन ली है अगर यहाँ से देखो तो ये जो आया, ये जो फ्लक्स बना, ये कौन सी लाइन हो गई, ये हो गई डी एक्सिस। देख के बता सकते हो यहाँ पे सिंपल सी, क्योंकि फ्लक्स मैंने बताया था जिस डायरेक्शन में फ्लक्स होगा वो डी एक्सिस हो जाएगी, उससे 90 डिग्री लैग करते हो क्या हो जाएगा, क्यू एक्सिस। सो दिस इज क्यू एक्सिस एंड डी एक्सिस। तो मैंने क्यू एक्सिस को एक तरीके से रेफरेंस ले लिया, ये फ्लक्स हो गया, समझ में आ रहा है। नाउ अब क्या करना है, ईपी आ गया, लैगिंग लोड है तो इसकी वजह से काई एंगल लैग करता हुआ एक करंट आ जाएगा, आइए सिंपल सी चीज है, क्योंकि ईपी से काई डिग्री लैग करेगा, आइए समझ में आ गया। इस आइए को दो पार्ट में तोड़ लें, ठीक है। उससे पहले एक आ जाएगा वीपीटी, ठीक है, वीपीटी समझ लेते हैं। तो वीपीटी क्या होगा, फेज वोल्टेज है, लैग करता हुआ डेल्टा एंगल, डेल्टा यहाँ पे क्या है, लोड एंगल हो गया, समझ में आ रही बात है। तो दिस इज द वीपीटी। आई होप जी समझ में आ रही होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो वीपीटी क्यों आएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर कहीं पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ है और उसके अंदर करंट फ्लो कर रही है तो टर्मिनल पे पहुंचते पहुंचते करंट कुछ ड्रॉप हो जाएगी, और वो सॉरी वोल्टेज कुछ ड्रॉप हो जाएगी, और वोल्टेज कितनी होगी, इंड्यूस हुई थी ईपी और टर्मिनल में मिलेगी वीपीटी। ये पुराने लेक्चर्स में फेजर डायग्राम के मैंने डिस्कस करे हैं बहुत आराम से। सो हमने क्या करा, यानी कि तीन एंगल समझ में आ गए होंगे यहाँ पे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो वीपीटी हो गया, आईए हो गया एंड ईपी हो गया, ठीक है। वीपीटी क्या हुआ, किससे लैग करेगा, ईपी से लैग करेगा बाई लोड एंगल डेल्टा, ठीक है। यहाँ पे इतनी चीज क्लियर हो गई। नाउ एक एंगल और मार्क कर देता हूँ आपके लिए, एंड ये जो एंगल होगा देखो वीपीटी और आईए के बीच का एंगल, दिस वन इज योर थीटा एंड दिस इज द पावर फैक्टर एंगल। समझ में आ रहा है बात ये। तो थीटा आ गया, डेल्टा आ गया, काई आ गया, काई इंटरनल पावर फैक्टर एंगल, थीटा पावर फैक्टर एंगल एंड डेल्टा लोड एंगल। सब कोई क्लियर हो गया, ठीक। अब चलते हैं करंट को डिवाइड कर देते हैं, थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था उसी को करते हैं, करंट को डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। तो करंट को हम लोग क्या करेंगे, दो एक्सिस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक। एक हो गई आईडी और एक हो गई आई क्यू। हमने करंट को क्या करा, आइए करंट को जैसा पहले करा था बिल्कुल वैसे ही दो एक्सिस में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो आईडी एंड आई क्यू दो पार्ट्स में कंपोनेंट में तोड़ दिया, ठीक। अब शुरू करते हैं फेजर डायग्राम बनाना। क्लियर हो गया यहाँ तक, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फेजर डायग्राम का तरीका क्या होता है, पुराने लेक्चर्स अगर आपने मेरे देखे होंगे, सिंपल सा क्या करना होता है, जो वोल्टेज टर्मिनल पे मिल रहा है उसके अंदर जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं उन सबको ऐड कर दो तो हमारा ईपी तक पहुंच जाएगी कहानी। तो हम शुरू करते हैं इनको जोड़ना। तो सबसे पहले आर्मेचर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा उसको मैं मार्क कर लेता हूं, एंड दिस इज आई आर है। नाउ ये जो आई आर होगा ये क्या है, ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर्मेचर रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये क्या होगा, ये इन फेज होगा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन फेज होगा आईए के। क्यों, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस जो होता है यानी कि ये क्या है, वोल्टेज है, आई आर ए क्या है, वी ड्रॉप है, वी ड्रॉप अक्रॉस आर ए। तो वोल्टेज जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होता है वो उसके अंदर फ्लो होने वाली करंट के सेम फेज में होता है। तो इसके अंदर करंट कौन सी, आई ए, तो आई ए के सेम फेज में बना दिया मैंने। समझ में आ रही बात ये। नाउ दिस इज आई आर ए। अब हम बात करेंगे डी। अब देखो अब अंतर आएगा सिलिंड्रिकल और सेलिएंट पोल के फेजर डायग्राम में। क्यों, क्योंकि अब हम लोग बनाएंगे
रिएक्टेंस, सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ठीक है। तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस हमने याद होगा आपको, मैंने बताया था सिंक्रोनस रिएक्टेंस सिलिंड्रिकल रोटर होता तो वहां पे एक्सेस होता था, लेकिन ये क्या है, सेलिएंट है। सेलिएंट में एक्सेस को मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया, एक हो गया अलोंग क्यू एक्सिस और एक हो गया अलोंग डी एक्सिस। तो एक्स क्यू एंड एक्स डी, समझ में आ रही बात ये। तो इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप हम लोग इन दोनों को मेंशन कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, आपको पुराने लेक्चर से याद होंगे कि आई ए एक्सेस जो होता था वो क्या करता था, आई ए से ये जो होता था 90 डिग्री लीड करता था। क्यों ऐसा, क्योंकि हमने बता रखा था पुराने लेक्चर्स में, मैंने आपको सिखाया है कि जो रिएक्टेंस होता है ये क्या होता है, इंडक्टर होता है, एक तरीके का इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप होता है, और इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप उसके अंदर फ्लो होने वाली करंट से 90 डिग्री लीड करता है। वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री लीड करता है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट होता था। तो आपको याद होगा पुराने लेक्चर में जब हम बनाते थे तो आई ए जो होता था, अगर आई ए इस डायरेक्शन में है तो इसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होता था वो 90 डिग्री लीड करता था, ठीक है। दिस इज आई ए एक्सेस, याद होगा पुराने लेक्चर्स देखे होंगे मेरे ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्लियर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 90 डिग्री लीड करता हुआ किससे, दिस इज आईडी से, ठीक है। तो आईडी यानी कि डी एक्सिस को अगर मैं सबसे पहले पकड़ लूं तो डी एक्सिस के अलाउंग करंट फ्लो कर रही है हमारी आईडी और वहां का जो रिएक्टेंस है वो क्या है, एक्स डी, सिंक्रोनस रिएक्टेंस। तो इन दोनों को मिला के जो वोल्टेज ड्रॉप होगा आईडी एक्स डी वो आ जाएगा यहाँ पे। अब ये क्या कर रहा है, आईडी से 90 डिग्री लीड कर रहा है, देख सकते हैं, सिंपल सी बात है, 90 डिग्री लीड कर रहा है। ओके, नाउ सेकंड चीज आ जाती है, ऐसी क्यू एक्सिस है, क्वाड्रेचर एक्सिस, ठीक। अब क्वाड्रेचर एक्सिस यहाँ पे दिख रही है आपको, क्वाड्रेचर एक्सिस ये हो गई क्वाड्रेचर एक्सिस का करंट। अब ये जो क्वाड्रेचर एक्सिस का करंट है और क्वाड्रेचर एक्सिस का जो रिएक्टेंस है वो हो गया एक्स क्यू। ना इन दोनों को अगर मैं मिला देता हूं तो एक वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा आई क्यू एक्स क्यू, ठीक है। और ये आई क्यू क्या करेगा, आई क्यू एक्स क्यू इस करंट से, आई क्यू से 90 डिग्री लीड करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा, ये किससे लीड करेगा, आई क्यू से। तो 90 डिग्री लीड करता बना देते हैं, दिस वन इज योर आई क्यू एक्स क्यू। समझ में आ रहा है, आई होप क्लियर हो रहा होगा ये। सो दिस इज योर फेजर डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट। और कितना सिंपली, यानी कि देखो टू रिएक्शन थ्योरी को इतना कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हम लोग बना देते हैं क्योंकि हमें उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। अगर एक बार आपको टू रिएक्शन थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्या करना है वो समझ में आ गया, एक्सिस समझ में आ गई, एंगल समझ में आ गए, तो इससे सिंपलेस्ट कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं। आपसे कोई कहे भाई सेलिएंट पोल ले रहे हैं, कोई बात नहीं, 2 मिनट के अंदर आप फेजर डायग्राम बना सकते हो। अगर ये लेक्चर आपने ध्यान से देखा, ध्यान से समझा है, डिवीजन ध्यान से समझा है, तो 2 मिनट के अंदर आप टू रिएक्शन थ्योरी को समझ के और फेजर डायग्राम बना सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ पे। सो दिस इज योर फेजर डायग्राम ऑफ टू रिएक्शन थ्योरी लैगिंग लोड। ध्यान रखना, जब लीडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि लीडिंग करेंगे तो क्या होगा, तो भाई ये जो आई ए यहाँ बनाया है, ये आई ए को यहाँ बना देना, आई ए लीडिंग के लिए, ठीक है। और इसको 2 पार्ट्स में तोड़ देना, दिस वन इज आई क्यू एंड दिस वन इज आई डी। आई डी इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, तो ये जो तुमने आई ए आर ए बनाया है, ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, इससे 90 डिग्री लीड करता हुआ, इससे 90 डिग्री लीड करता हुआ और इससे 90 डिग्री लीड करता बना दोगे, तो उसी हिसाब से सारा फेजर डायग्राम चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत कॉमन केस है, और अगर आपको समझ में आ गया है तो ये आपका होमवर्क है कि आप क्या करेंगे, आप अपनी रफ कॉपी पे एक लीडिंग लोड का सेलिएंट पोल का फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उसे बुक के ड्रॉ डायग्राम से कवर करेंगे और या फिर मैच करेंगे। अच्छा, एक बात और याद रखना, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सर बुक में कुछ डायग्राम ऐसे दिया होता है, ये फ्लक्स होता है एंड दिस इज ईपी एंड समथिंग, इस तरीके से बनाया गया होता है, ठीक है, वर्टिकल में होता है। कई लोगों ने देखा होगा डायग्राम इस तरीके से वर्टिकल में बने होते हैं, ये ऐसे ऐसे करके। डरना नहीं है, कोई कंफ्यूज नहीं करना है, वहां पे रेफरेंस एक्सिस उन्होंने कुछ और ले रखी होती है, हमारी रेफरेंस एक्सिस अलग है। अगर आपको फेजर डायग्राम मेरे लेक्चर के फॉलो करने हैं तो मेरे लेक्चर के फॉलो करो, अगर बुक के फॉलो करने हैं तो बुक के फॉलो करो, लेकिन दोनों को फॉलो मत करो। रीजन क्या है कि कंफ्यूजन हो जाता है। ये मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, पीएचडी भी कंप्लीट करी है मैंने। जब भी आप मोर देन वन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंसर्न करते हो डायग्राम बनाने के लिए, स्पेशली नॉलेज के लिए कर सकते हो, कई सारी किताबों से पढ़ सकते हो, डीप ही जाओगे, लेकिन अगर जैसे डायग्राम बनाना है तो डायग्राम या फेजर डायग्राम हो गया स्पेशली, तो आपको एक ही बुक या एक ही लेक्चर या एक ही टीचर को प्रेफर करना चाहिए। रीजन क्या होता है, क्योंकि भाई देखो फेजर डायग्राम एक सीरीज है पूरी, कैसे एंगल बनने, क्या बनना है। तो अगर आप मेरे लेक्चर फॉलो करते हो तो मैंने उसको सिंपलेस्ट तरीके से बताया हुआ है, अगर आप किसी और के लेक्चर फॉलो करते हो तो फिर उनको फॉलो करो, फेजर डायग्राम वहां से बना लो, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अगर आप 2-3 जगह से सीख के बनाओगे ना तो पेपर के टाइम में कंफ्यूज हो जाओ, आपको समझ ही नहीं आएगा कौन सी एक्सिस क्या लेनी है, या फिर आप इतना अच्छे से समझ लो कि क्या एक्सिस रेफरेंस लेनी है। फिर अगर मुझसे जैसे फॉर एग्जांपल मेरे से कोई कहे कि इस पूरे डायग्राम को क्या मैं वर्टिकल बना सकता हूं, मैं कहूंगा हाँ बहुत आसान से, बस क्योंकि मुझे रिलेशन पता है, डेल्टा काई 90 डिग्री ये, ठीक है। तो या तो आप रिलेशन बहुत अच्छे से लेक्चर समझ लो, एंगल किसके बीच में कौन से बनने ये समझ लो, तब ये काम कर सकते हो। समझ में आ रही है। चलो आगे चलते हैं।
ईएमएफ इक्वेशन बना लेते हैं। अब ईएमएफ इक्वेशन अगर यहाँ से ड्रॉ करें 2 मिनट के अंदर बना सकते हो। सबसे पहले ईएमएफ इक्वेशन का क्या मतलब हुआ कि अगर मान लेते हैं ईपी की बात कर लेता हूँ। ईपी किसके बराबर होगा, तो ईपी तक पहुंचने के लिए हमने क्या क्या करा, ईपी तक पहुंचने के लिए हमने वीपीटी लिया, उसके अंदर ऐड करा IRA और उसके अंदर ऐड करा JIDXD प्लस JIQXQ। ये अगर हमने ऐड कर दिया तो हमारा ईपी बन के आ गया। या जैसे होता नहीं है कि चाय बनाने के लिए क्या करेंगे, तो थोड़ा सा पानी लेंगे, थोड़ा सा दूध लेंगे, थोड़ी चाय पत्ती, तो वही है दूध मतलब वीपीटी हो गया। वीपीटी में थोड़ा सा ऐड करा IRA, थोड़ा सा JIDXD ऐड करा एंड थोड़ा सा उसमें तड़का लगाया JIQXQ का और हमारा ईपी तैयार हो गया। समझ में आ रही बात, ये क्लियर हो रहा है। सो दिस इज द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ फ्रॉम द फेजर डायग्राम। यानी कि अगर सेलिएंट पोल टू रिएक्शन थ्योरी की बेसिस पे अगर हम आपसे कहा जाए कि ईएमएफ इक्वेशन लिखो, तो ये इक्वेशन आप लिख सकते हो, पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई। नाउ एक बार कंपेयर कर लेते हैं अब तक जो सीखा और जो एक सिलिंड्रिकल का सीखा था, उन दोनों कंपेयर कर लेते हैं। तो हमने सिलिंड्रिकल में आपको याद होगा और सेलिएंट, इन दोनों कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि दोनों में क्या चेंज आया। तो सिलिंड्रिकल का आपको याद होगा कुछ इस तरीके का फेजर डायग्राम आया था। वहीं पे अगर हम लोगों ने सेलिएंट का करा तो देखो यहाँ पे ये चेंज आ गया। चेंज क्या आया है, ये जो तुम्हें रेड कलर का एरो दिख रहा है और एक येलो कलर का जो एरो दिख रहा है, बेसिकली करा क्या है, हमने ये जो IA एक्सेस होती थी ना, IA एक्सेस, इसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया। यानी कि ये जो हम डायरेक्ट यहाँ से बना देते थे IA एक्सेस, यही तो बनाते थे, देखो IA एक्सेस। अब ये IA एक्सेस डायरेक्ट नहीं बना सकते। रीजन क्या है, क्योंकि D एक्सेस और Q एक्सेस इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज, क्योंकि फ्लक्स अलग है दोनों के अलॉन्ग, तो फ्लक्स अलग है तो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट अलग होगा। आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट अलग होगा तो भाई सीधी सी बात है, वहां पे सिंक्रोनस रिएक्टेंस अलग होगा। सिंक्रोनस रिएक्टेंस अलग होगा तो वोल्टेज ड्रॉप अलोंग Q एक्सिस एंड अलोंग D एक्सिस आर डिफरेंट। समझ में आ रही है। तो इसीलिए वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे दो पार्ट में टूट गया। तो यही यहाँ पे अंतर देख सकते हो, क्लियर हो रहा है, यहाँ पे सिंपल सा है। नाउ वोल्टेज इक्वेशन अगर हम बनाते थे सिलिंड्रिकल की तो सेम वही करते थे, VPT में IRA जोड़ते थे और JIA एक्सेस हमें मिल जाती थी। लेकिन अगर हम बात करेंगे सेलिएंट की तो यहाँ पे वोल्टेज इक्वेशन निकल के आई थी, JIA एक्सेस की जगह दो पार्ट्स में टूट गया, JIAXD IDXD और JIQXQ। क्लियर हो गया। यहाँ पे सारा अंतर क्यों आया, क्योंकि D और Q के अलाउंग सारी चीजें अलग हैं, टू रिएक्शन हो रहा है। आर्मेचर रिएक्शन विल बी डिफरेंट अलाउंग D एक्सिस एंड अलाउंग Q एक्सिस। ठीक है, तो ये लेक्चर को यहाँ पे कंक्लूड कर देता हूँ। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बहुत समय बाद मैंने इस लेक्चर को बनाया है। रीज़न ये था कि उस समय ऐसे कोई कमेंट और रिव्यूज़ नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने वहाँ पे ये सीरीज़ को ड्रॉप कर दिया था। बच्चों की रिक्वायरमेंट अलग थी तो मैंने शिफ्ट कर दिया था, लेकिन अगेन क्योंकि बहुत सारे लोग की रिक्वेस्ट आई थी तो ये वीडियो बनाया। आप इस लेक्चर यानी कि ये जो सीरीज चली टू रिएक्शन थ्योरी, इसके भी 2-3 लेक्चर और बनाए हैं मैंने। ठीक है, तो उसमें और डायरेक्ट अंदर जाएंगे, एकदम मजा आने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से टू रिएक्शन थ्योरी को एकदम सीख जाएंगे, डीप के अंदर उतरेंगे, डीप जाएंगे मतलब सॉरी। तो हम लोग बिल्कुल अंदर उतर के सीखेंगे, बारीकियां सीखेंगे टू रिएक्शन थ्योरी की और डिस्कस करेंगे। मजा आया है तो लाइक कर सकते हो, कोई चीज़ नई सीखी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और अगर कोई डाउट है तो भी, अगर आप चाहते हो कि मैं एक लेक्चर बनाऊं इस एंगल्स पे और फेज पे, MMF पे, और एंगल का क्या मतलब होता है, किसके बीच में कौन सा एंगल होता है, क्या नाम होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।